इसराइल की संसद केनेस्ट में एक बेहद विवादित कानून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी एक्सपर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर चेतावनी दी है, क्योंकि इस कानून के लागू होने पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद गिरफ्तार किए गए फिलिस्तीनियों के लिए सार्वजनिक शो ट्रायल्स यानी टीवी और इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले मुकदमे चलाए जा सकते हैं और उन्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है। यह बिल दक्षिणपंथी नेता सिमचा रोथमैन और यूलिया मलियोवस्की द्वारा पेश किया गया है और इसे इजरायली जस्टिस मिनिस्टर यारीव लेविन का भी मजबूत समर्थन हासिल है। प्रस्तावित कानून के तहत जेरूशलम में एक विशेष मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो सिर्फ उन फिलिस्तीनियों के मामलों की सुनवाई करेगा जिन पर 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल होने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून में अदालतों को सामान्य कानूनी प्रतिक्रियाओं और सबूतों के नियमों से हटकर फैसले लेने की छूट दी जाएगी। यहां तक कि ऐसे सबूत भी स्वीकार किए जा सकते हैं जो कथित तौर पर दबाव, यातना या खराब हिरासत परिस्थितियों में हासिल किए गए हों। मानवाधिकार संगठन अदालत की वकील मोना हद्दाद ने चेतावनी दे दी है कि यह कानून निष्पक्ष सुनवाई के मूल अधिकारों को खत्म कर देगा और फिलिस्तीनियों की सामूहिक सजा का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि अदालत की कार्यवाही के महत्वपूर्ण हिस्सों को कैमरों के जरिए रिकॉर्ड कर सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि सामान्य तौर पर इजरायली अदालतों में कैमरों की अनुमति नहीं होती है। बिल समर्थकों का कहना है कि पूरी दुनिया उन मुकदमों को देखेगी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे अदालतें न्याय का मंच नहीं बल्कि राजनीतिक प्रदर्शन बन जाएंगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यह कानून मौत की सजा लागू करने के लिए पुराने इजरायली कानूनों जैसे ट्रेजन और जेनोसाइड लॉ का इस्तेमाल करेगा। हालांकि कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि जेनोसाइड जैसे गंभीर अपराधों में बेहद सख्त और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है, लेकिन यहां नियमों को कमजोर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने पहले भी चेतावनी दे दी थी कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग डेथ पेनल्टी सिस्टम बनाया जाए और एक भेदभावपूर्ण कदम है जो ऑप्थिड जैसे व्यवस्था को मजबूत करता है। आंकड़ों के मुताबिक इजरायली मिलिट्री कोर्ट्स में फिलिस्तीनियों की कन्विक्शन रेट लगभग 99.74% है, जबकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपराध करने वाले इजरायलीज के मामलों में कन्विक्शन रेट करीब 3% बताया जाता है। जानकारों का कहना है कि अगर निष्पक्ष सुनवाई के बिना मौत की सजा दी जाती है तो यह इंटरनेशनल लॉ के तहत आर्बिट्ररी डिप्रिवेशन ऑफ लाइफ यानी गैर कानूनी तरीके से जीवन छीनना माना जाएगा। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है क्या यह कानूनी विवाद और विवादित कानून पूरी तरह पास होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट में पहले से जारी तनाव और ज्यादा भड़क सकते हैं। मिडल ईस्ट में चल रही जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि यूनाइटेड अरब अमीरात गुप्त रूप से ईरान पर कई हमले किए हैं और यह कार्रवाई अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे युद्ध के दौरान की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान के लवान आइसलैंड स्थित एक महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यह हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ था, ठीक उसी समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीजफायर की घोषणा करने वाले थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और पूरा प्लांट बंद हो गया। सोर्सेस के मुताबिक इसके जवाब में ईरान ने यूएई और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए और अब तक ईरान ने यूएई को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है, यहां तक कि इजराइल से भी ज्यादा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने यूएई पर 2800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं, जिनसे देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा है। कई कंपनियों में ले ऑफ्स और
फॉल ऑफ्स शुरू हो गया है और गल्फ ऑफिशियल्स का कहना है कि अब यूएई की रणनीतिक सोच पूरी तरीके से बदल चुकी है। यूएई अब ईरान को एक रफ एक्टर यानी अस्थिर और खतरनाक देश के रूप में देखने लगा है, जो गल्फ रीजन की स्टेबिलिटी और विदेशी निवेश आधारित इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालांकि यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों पर सीधे टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अबू धाबी ने अपने पुराने बयानात का हवाला देते हुए कहा है कि देश को हॉस्टाइल्स एक्ट्स के खिलाफ जवाब देने का अधिकार है। मिडल ईस्ट एनालिस्ट दीना एस्फंदरी ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण और ख़तरनाक बदलाव है, क्योंकि पहली बार कोई गल्फ अरब कंट्री सीधे ईरान पर हमला करने वाली युद्धरत पार्टी बन गई है। उनका कहना है कि अब तेहरान कोशिश करेगा कि यूएई और बाकी गल्फ देशों के बीच दूरी पैदा की जाए, क्योंकि कई अरब देश अभी भी युद्ध ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं और इस नए खुलासे के बाद पूरे मिडल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। और एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर गल्फ देशों की सीधी भागीदारी बढ़ती गई तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बड़े क्षेत्र युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन ने एक बेहद बड़ा खुलासा किया है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि एक स्टील्थ न्यूक्लियर आर्म्ड यूएस नेवी सबमरीन स्पेन के पास गिब्राल्टर में तैनात की गई है और ये वही समय है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बेहद खतरनाक और लगभग अनडिटेक्टेबल मानी जाती है, यानी दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। पेंटागन का दावा है कि इस सबमरीन में 150 से ज़्यादा टॉम हॉक मिसाइल्स मौजूद हैं और इसकी तैनाती नेटो अलायंस को अमेरिका की सैन्य ताकत और रेडीनेस दिखाने के लिए की गई है। हालांकि अमेरिकी सेना ने सबमरीन का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, जो आमतौर पर सुरक्षा कारणों से छिपाया जाता है। इस बीच CNN और एक्सियोस की रिपोर्ट्स में दावा ये किया गया है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर ईरान पर दोबारा हमले को लेकर बहस तेज चल रही है और व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम की इमरजेंसी बैठक भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान के हालिया पीस प्रपोजल से बेहद नाराज हैं और उन्होंने उसे टोटली अनएक्सेप्टेबल और स्टूपिड बताया है और साथ के साथ में उसको कचरा भी कहा है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव पूरी तरीके से पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि तेहरान ने अमेरिका की उन मांगों को नहीं माना जिसमें ईरान से अपना पूरा यूरेनियम स्टॉकपाइल अमेरिका को सौंपने को कहा गया था। ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर इस वक्त मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है, यानी लगभग ख़त्म होने की हालत पर है। उधर ईरान ने अमेरिका पर अनरीजनेबल डिमांड्स करने का आरोप लगाया है और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दे दी है कि ईरान कभी भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका से नवल ब्लॉकेट ख़त्म करने, फ्रोजन ईरानियन एसेट्स रिलीज़ करने और लेबनान में अपने अलाइड ग्रुप्स की सिक्योरिटी गारंटीज की मांग की है, लेकिन अब तक किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स अभी भी बंद पड़ा हुआ है और वहां ईरानियन स्पीड बोट्स, माइंस और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ऑयल टैंकर्स की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित है। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमिक पर भी दिख रहा है, जहां बैरेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर करीब $104 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। अब पेंटागन द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन की मौजूदगी सार्वजनिक करने के बाद ये डर और ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई तो मिडल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, जिसमें अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के परिवार को लेकर एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला दावा सामने आया है, जहां ईरानियन रिजाइम ने पहली बार कबूल कर लिया है कि मुश्तबा खामनेई अमेरिकी और इजरायली हमलों में घायल हो गए थे। हालांकि तेहरान का कहना है कि उन्हें सिर्फ कान के पास एक छोटी सी चोट लगी है और अब वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 28 को हुए यूएस इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स में मुश्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें घुटने, पीठ, हाथ और चेहरे पर भारी चोटें आई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 4 वरिष्ठ ईरानियन ऑफिशियल्स ने दावा यह किया था कि खामेनेई की एक टांग पर 3 बार सर्जरी करनी पड़ी और अब उन्हें प्रोस्थेटिक लेग यानी कृत्रिम पैर लगाया जाएगा। वहीं उनके हाथ की भी सर्जरी हुई है और धीरे धीरे उनकी फंक्शनलिटी वापस आ रही है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि उनके चेहरे और होठ पूरी तरीके से जल गए थे, जिसकी वजह से बोलने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन ईरानियन रेजाइम ने उन दावों को दुश्मन का एक प्रोपेगेंडा बताते हुए बिल्कुल खारिज कर दिया था। सुप्रीम लीडर ऑफिस के प्रोटोकॉल चीफ मजहर हुसैनी ने कहा कि मुश्तबा खामेनेई बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं और सिर्फ कान के पीछे एक मामूली क्रैक आया था। तेहरान ने यह भी कहा कि उनकी पीठ की चोट में काफ़ी सुधार हो चुका है और घुटने की चोट भी जल्द ठीक हो जाएगी। सबसे भावुक खुलासा उस लीक्ड रिकॉर्डिंग में हुआ जिसमें दावा यह किया गया था कि हमले के वक्त मुश्तबा खामेनेई कुछ काम के लिए बाहर गए हुए थे और जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े तभी इजरायली ब्लू स्पैरो मिसाइल्स ने उनके रेजिडेंट्स को निशाना बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में उनकी पत्नी मिस हद्दाद की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मुश्तबा खामेनेई इसमें बाल बच गए थे। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर उनसे मुलाकात करने का दावा किया और उनकी विज़न और सिंसियरिटी की तारीफ भी की। वहीं ईरानियन स्टेट टीवी ने बताया कि ईरान मिलिट्री कमांड के प्रमुख अली अब्दुल्लाही ने भी उनसे मुलाकात की है। हालांकि अब तक मुश्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से टीवी पर और कहीं भी सामने नहीं आए हैं, जिससे उनकी असली स्थिति को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर ईरान लीडरशिप वास्तव में गंभीर हमलों और अंदरूनी संकट का सामना कर रही है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति और ऑनगोइंग यूएस इजरायली कन्फ्लिक्ट पर पड़ सकता है।